नमस्कार दोस्तों, हमारे इस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक जितना भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, सारे टॉपिक का जो पीडीएफ नोट्स है वह जो चैनल है उस चैनल पर सेंड कर दिया गया है। आप उसे ज्वाइन कर आप उसे देख सकते हैं या उसे पढ़ सकते हैं, उसे ले सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, 1 पेज का जो शॉर्ट नोट्स है वह भी आपको दे दिया गया है। साथ ही आपका जो पहला टेस्ट है, जो संडे टू संडे आपका जो वीकली टेस्ट होगा, वह भी आपका स्टार्ट हो गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात और है कि जैसा कि मैं आपको हमेशा पहले बोलता आया हूँ कि अगर आपने चैनल को लिया है तो आप जितने भी रुपए दिए हैं चैनल पर ज्वाइन होने के लिए, आप जितने भी रुपए दिए हैं, इसमें क्या होगा कि मान लीजिए जैसे आपने चैनल को ज्वाइन करने के लिए 999 रुपये दिया है, तो मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट जैसे आपका पॉलिटी या फिर इकोनॉमी, जो भी सब्जेक्ट आपका पहले कंप्लीट होगा, इसका क्या होगा, इस सब्जेक्ट का एक पूरा टोटल टेस्ट होगा, एक टेस्ट रखा जाएगा। यह टेस्ट में क्या होगा कि अगर आप टॉप 10 में हैं, मतलब इस टेस्ट को देने के बाद अगर आप टॉप 10 में आते हैं कि तो आपका जो पैसा है वह पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। मतलब आपके पास जब भी आप पे करें तो उस केस में क्या है कि आप अपने पास एक स्क्रीनशॉट रख लें और वह एक स्क्रीनशॉट मुझे दे दें। मतलब 2 स्क्रीनशॉट आप रखें, एक कॉपी कर मुझे दे दें और एक अपने पास रखे रहें। जैसे ही आपका टॉप 10 में नाम आएगा, जिन बच्चों का भी टॉप 10 में नाम आएगा, उसमें क्या होगा कि मैं उन बच्चों का नाम यहाँ पर चैनल पर बताऊंगा। फिर उन बच्चों में से जो भी बच्चे अपना नाम देखेंगे वो क्या करेंगे कि जो स्क्रीनशॉट होगा वह स्क्रीनशॉट मुझे चैनल पर भेज देंगे। जब भेजेंगे, जैसे ही उसके 1 घंटे बाद ही जो उनका पैसा होगा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये बातें थी। अब चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं कि आखिर जो विनिमय दर होती है वो क्या होती है। विनिमय दर क्या होता है? तो जैसा कि मौद्रिक नीति का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। मौद्रिक नीति अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया, शायद ही कोई टीचर आपको वैसा पढ़ाए। सभी टीचर आएंगे आपके पास, लेकिन वो क्या पढ़ाएंगे ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, क्योंकि मैं भी सभी का जो हिस्ट्री है, सभी की जो जितने टीचर्स आपको इकोनॉमी पढ़ाए हैं, मैं सभी के बारे में एक बार एक करके देखा हूं, सभी का वीडियो देखा हूं और मैं उससे काफ़ी अलग पढ़ा रहा हूं। क्योंकि मेरे पढ़ाने के दौरान क्या होगा कि आप जो रमेश सिंह की बुक है, रमेश सिंह की जो बुक है, उसको मैं चैलेंज दे रहा हूं कि आप छू नहीं सकते हैं। प्लस जो एनसीईआरटी आपकी है, एनसीईआरटी है, उसको भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी क्यों पढ़ा जाता है? एनसीईआरटी इसीलिए पढ़ा जाता है जो हमारा आधार हो वह मजबूत हो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने के दौरान क्या कर रहा हूँ कि आपके पहले आधार को मजबूत कर रहा हूँ। मतलब मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपका जो आधार है वह मजबूत हो जाए। उसके बाद जो टॉपिक है, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उस एग्जाम्पल के साथ जब आपको पढ़ा रहा हूं तो आप ये समझ सकते हैं कि जो टॉपिक है वह आप एक अच्छी तरीके से, अच्छे वे में आसानी से समझ जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आखिर विनिमय दर क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो जो मौद्रिक नीति होती है उसके 3 उद्देश्य होते हैं जारी करने के। आरबीआई इसको जब जारी करती है उसके पीछे 3 उद्देश्य होता है। पहला, मुद्रास्फीति का नियंत्रण। वह मुद्रास्फीति का नियंत्रण कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें हमने जब मुद्रास्फीति हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम बता दिए थे आपको। दूसरी चीज, आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि, प्रत्येक टॉपिक में मैंने आर्थिक समृद्धि को बार बार बोला है कि कैसे आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित होती है। तीसरा जो उद्देश्य था वह विनिमय दर का था कि जो हमारा घरेलू मुद्रा है, हमारी घरेलू मुद्रा जैसे रुपया है, वह अन्य विदेशी मुद्रा जो होते हैं, जो भी जैसे डॉलर वगैरह हो गए, उनके तुलना में जो विनिमय दर है वह कैसे स्थिर बना रहे। विनिमय दर होता क्या है? विनिमय दर होता क्या है? अभी क्या है, एक डॉलर का कितना 72 रुपए है। अभी $1 72 रुपए है। तो मतलब जो ये मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं का एक दूसरे की तुलना में जो सापेक्ष मूल्य है, उसमें जो एक दूसरे का जो मूल्य है वह कितना है। मतलब
जैसे $1 है, डॉलर का मूल्य जब हम रुपये में निकालेंगे तो वो 72 रुपये होगा, लेकिन अगर 72 रुपये है तो वह कितना कहलाएगा, $1 कहलाएगा। मतलब जो सापेक्ष मूल्य है वह कैसे निर्धारित किया जाता है, यही विनिमय दर होता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि जो हमारा जो मुद्रा है उसका विनिमय दर कैसे विदेशी मुद्राओं की तुलना में स्थिर या नियंत्रित किया जाता है। लेकिन उसके पहले एक चीज बता दें कि ये जो विनिमय दर होती है, यह विनिमय दर किसी भी अर्थव्यवस्था पर काफी व्यापक प्रभाव डालती है, काफी व्यापक प्रभाव डालती है, काफी व्यापक प्रभाव डालती है। या कहें जो विकासशील देश होते हैं, जो विकासशील देश होते हैं वह यह जो विदेशी मुद्रा होती है उनके ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड रहते हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड्स रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो विकासशील देश होते हैं, जो विकासशील देश होते हैं, इनके पास क्या है कि जो रॉ मटेरियल हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गए, इनकी कमी होती है। प्लस ये तो ये है, दूसरी आप किसी भी फील्ड में देख लें, आप रॉ मटेरियल के ही नहीं किसी भी फील्ड में देख लें, जैसे मान लीजिए इनके पास टेक्निक की कमी है, टेक्निक्स वगैरह की कमी हो जाएगी। इनके पास देखेंगे कि आप रॉ मटेरियल की कमी तो पहले हो गई, टेक्निक वगैरह की कमी हो गई, प्लस कुछ रिसोर्सेज की कमी होगी, कुछ रिसोर्सेज की कमी होगी। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो देश होते हैं, ये देश किस पर डिपेंड होते हैं? यह विकसित देश पर डिपेंड होते हैं, यह विकसित देश पर डिपेंड होंगे। लेकिन अब इसमें एक चीज और होती है कि जब यह विकसित देश पर डिपेंड होंगे तो ये क्या करेंगे, रॉ मटेरियल वहां से लाएंगे। मतलब विकासशील देश क्या करेंगे, विकसित देश से रॉ मटेरियल खरीदेंगे। लेकिन रॉ मटेरियल जब वो खरीदेंगे तो उनका जो पेमेंट वो करेंगे वो रुपए में नहीं करेंगे, वो रुपए में नहीं करेंगे, वह डॉलर में ही उनको करना पड़ेगा। मतलब जो हॉट करेंसीज होती हैं, हॉट करेंसीज कितने हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हॉट करेंसीज कितने टाइप के हैं, कितने हैं। चाइना की युआन जो है वो भी हॉट करेंसी के लिस्ट में आ गई है। तो मतलब जब हम पे करेंगे, जो विकासशील देश होते हैं जब किसी चीज को दूसरे देश से खरीदते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने घरेलू मुद्रा का यूज नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं उसके लिए डॉलर का यूज करेंगे या किसी हॉट करेंसी का यूज करेंगे। तो कोई भी चीज अगर हमें दूसरे देश से खरीदना पड़ेगा तो उसके लिए हम डॉलर या किसी हॉट करेंसी का यूज करेंगे, ना कि अपने घरेलू मुद्रा का। तो विनिमय, जो विनिमय होता है, विनिमय यही होता है। अब यहाँ पर एक चीज क्वेश्चन ये उठ जाता है कि आखिर आरबीआई इसे नियंत्रित क्यों करना चाहती है, नियंत्रित अथवा स्थिर क्यों बनाए रखना चाहती है, स्थिर क्यों बनाए रखना चाहती है। इसके पीछे दो कारण हैं, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला, अगर मान लीजिए जो डॉलर है, अगर डॉलर कमजोर हो जाए तो ऐसे केस में भी जो समस्या उत्पन्न होगी। अगर मान लीजिए डॉलर भारत में कमजोर हो जाए तो भी समस्या उत्पन्न होगी, अगर जो डॉलर है वह मजबूत हो जाए तो भी भारत में समस्या उत्पन्न होगी, भारत में समस्या उत्पन्न होगी। तो यही कारण कि जो आरबीआई है वह ये जो डॉलर या जो विदेशी मुद्राएं होती हैं उनको वह नियंत्रित या स्थिर बनाए रखने की हमेशा कोशिश करती है। अब सबसे बड़ा रीजन, जैसे मैंने आपको बताया था कि यह जब डॉलर का जो मूल्य होता है वह ऊपर नीचे जब आता जाता है तो क्या होता है, यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। वह कैसे छोड़ता है अभी हम लोग आगे उसको समझ लेंगे, तो आपका जो समझ होगा वह आसानी से विकसित हो जाएगा कि आखिर जो विनिमय दर है आरबीआई उसे क्यों स्थिर बनाए रखने की कोशिश करती है। आखिर क्यों ऐसा, हमेशा आप न्यूज में देखे होंगे कि बोला गया कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो इतने से इतना बढ़कर इतना हो गया। आखिर जब किसी देश की जो विदेशी मुद्रा भंडार जब बढ़ती है तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं उस देश के लिए, यह भी हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जो विकासशील देश होते हैं वो कहीं ना कहीं
विदेशी मुद्राओं पर काफी ज्यादा डिपेंड होते हैं, वही उनके अर्थव्यवस्था को ऊपर नीचे दोनों ले जाने के लिए पर्याप्त हो जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि आखिर आरबीआई को इसे स्थिर बनाए रखना क्यों पड़ता है, क्योंकि अगर वह डॉलर जो है अगर उसका मूल्य नीचे जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगा, अगर उसका मूल्य ऊपर जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगा। तो दोनों केस में हम लोग देख लेंगे कि आखिर कैसे प्रॉब्लम होगा, तो साथ ही उसकी जो समस्या का जो समाधान होगा वो भी हम लोग इसके साथ ही पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर डॉलर मजबूत हो तो किसी अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे, पहला, अगर डॉलर मजबूत हो तो किसी अर्थव्यवस्था पर उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग इसमें तीन चीजें देखेंगे। तीन चीजें ये देखेंगे कि पहला, जो समस्या क्या उत्पन्न होती है, समस्या क्या उत्पन्न होती है। दूसरी हम लोग चीज ये देखेंगे कि डॉलर के मजबूत होने या फिर उसे कमजोर होने पर अगर समस्या उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं फायदा भी हमें प्राप्त होता है। तो कौन कौन से फायदा प्राप्त होते हैं ये भी देखेंगे। अगर डॉलर मजबूत है तो उसको कमजोर करने के लिए आरबीआई क्या क्या कदम उठाती है वो भी देखेंगे, मतलब इसका समाधान कैसे किया जाता है वो भी देखेंगे। तो हमें तीन चीजों को देखना है कि समस्या क्या है, उसके फायदे क्या होते हैं और समाधान कैसे किया जाता है। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि आखिर डॉलर मजबूत कैसे होता है या फिर डॉलर कमजोर कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई भारत है, मान लीजिए ये भारत है, ये भारत है। यहां पर जो डॉलर है उसकी जो डिमांड हो रही है, उसकी जो डिमांड हो रही है वह पर डे $15 का डिमांड हो रहा है। भारत में जो डिमांड डॉलर की हो रही है $15 की डिमांड हो रही है। लेकिन जो सप्लाई है वो सप्लाई कितनी मिल रही है, सप्लाई कितना मिल रहा है, सप्लाई केवल मान लीजिए $10 का ही मिल रहा है। मतलब $15 की मांग है लेकिन सप्लाई भारत में केवल $10 ही हो रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में देखेंगे कि जो डॉलर है उसका मूल्य ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब अगर मान लीजिए ऐसे आपको समझ में नहीं आया तो मान लीजिए, चलिए जैसे एक सूज है, एक सूज है, कोई एक मार्केट, छोटा सा कोई एक मार्केट है, कोई एक छोटा सा मार्केट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सूज है, सूज का पर डे मांग, एक छोटे से मार्केट में सूज की पर डे मांग 10 है और यह एक सूज कितने का बिक रहा है, 100 रुपए का बिक रहा है। मतलब 10 पर डे की मांग है, एक सूज 100 रुपए का बिक रहा है। लेकिन जो सप्लाई हो रही है यहाँ पर जो सूज की सप्लाई हो रही है वो सप्लाई कितना हो रही है, 8 की हो रही है। अब चूंकि जो पर डे उस मार्केट में सूज की मांग 10 का है लेकिन जो सप्लाई हो रही है केवल 8 रुपए की, 8 की ही हो रही है, मतलब 8 सूज की ही हो रही है। और एक सूज कितने का मिल रहा था, 100 रुपए का मिल रहा था। अब ऐसे केस में क्या होगा, चूंकि 10 सूज की मांग थी लेकिन सप्लाई 8 सूज की हो रही है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो डिमांड होती है अगर इस डिमांड की पूर्ति न किया जाए, अगर इस डिमांड की पूर्ति न किया जाए तो जो मुद्रास्फीति होती है वह उत्पन्न हो जाती है। मतलब जितनी मांग हो रही है अगर उस मांग की पूर्ति समय पर न सुनिश्चित कर दिया जाए तो जो मुद्रास्फीति है वो उत्पन्न हो जाती है। तो 10 सूज की मांग हो रही है लेकिन 8 सूज ही केवल सप्लाई हो पा रही है और एक सूज 100 रुपए का बिकता था। अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो व्यापारी हैं जो सूज बेचते हैं, चूंकि 8 सूज का ही केवल सप्लाई हो रहा है और 100 रुपए का एक सूज बिकता है, तो व्यापारी क्या करेंगे, यहाँ पर लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या करेंगे कि इसी सूज का जो कीमत है वह 115 रुपए कर देंगे, 115 रुपए कर देंगे। क्योंकि पर डे मांग हो रही है 10 की, जो भी मांग कर रहा है, जो भी जिसे भी सूज चाहिए वो क्या करता है, उसे वह किसी भी कीमत पर वह सूज चाहिए। मतलब मान लीजिए अगर बच्चा है, बच्चे को शूज चाहिए, अगर वो स्कूल जा रहा है लेकिन उसके टीचर उसे मार रहे हैं क्योंकि उसके पास शूज नहीं है, तो उस दिन वो मार्केट में गया, मार्केट में पता चला कि 10 शूज टोटल डिमांड होती है लेकिन 8 ही शूज है और जो
जो दुकानदार है वो बोल रहा है कि 115 रुपए का एक शूज पड़ेगा, तो ऐसे केस में क्या करेगा, उसकी मजबूरी है कि वह शूज उसे वह खरीद लेगा। तो जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, यहाँ पर मतलब महंगाई बढ़ती है। तो यही होता है, सेम यही प्रोसेस होता है कि भारत में क्या हो रहा है कि 10 पर डे $15 की मांग हो रही है, पर डे $15 की मांग हो रही है। अब कितने रुपए में हो रही, $1 कितने का पड़ रहा है, 72 रुपए का पड़ रहा है। लेकिन अब क्या हुआ कि जो सप्लाई है वो भारत में केवल $10 की ही हो पा रही है। अब क्या हुआ कि पहले पर जो $1 था वो 72 रुपए का पड़ रहा था, लेकिन अब यही $1 कितने का पड़ रहा है, अब यही $1 85 रुपए का पड़ रहा है। मतलब जिसको डॉलर की जरूरत होगी वो ज्यादा पैसा पे करके उस डॉलर को खरीदना ही चाहेगा। अब $15 पहले 72 रुपए में पड़ता था, लेकिन अब वही डॉलर 85 रुपए में पड़ रहा है, क्योंकि जो सप्लाई है मार्केट में वो सप्लाई कम हो चुकी है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि जब डॉलर आखिर क्यों बढ़ता है, क्योंकि जितना मांग होती है उतने अगर मांग की पूर्ति नहीं हो पाए तो वो डॉलर मजबूत हो जाता है। तो वही बोला जाता है। अब चलिए इसके समस्या पर चलते हैं कि आखिर समस्या क्या है, समस्या क्या क्या उत्पन्न होती है। समस्या क्या क्या उत्पन्न होती है, मान लीजिए कोई भारत में एक बिजनेसमैन है, भारत में कोई एक बिजनेसमैन है, कोई एक बिजनेसमैन है, वह क्या करता है, जो एप्पल है, एप्पल जो मोबाइल है, एप्पल मोबाइल का उसने शॉप खोला है, एप्पल मोबाइल का उसने शॉप खोला है। अब चूंकि क्या हो रहा है कि जो भारत में जो डॉलर है वह मजबूत हो चुका है, तो पहले उसे आईफोन 11 खरीदने में उसे मतलब चूंकि अब जब एप्पल का वो जब खरीदारी कर रहा है तो वो कैसे खरीदारी कर रहा है कि अगर मान लीजिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमें किसी दूसरे देश से कोई चीज आयात करना होता है, खरीदना होता है, तो हम वहां पर पैसे में पे नहीं करते, हम पैसे में वहां पर पे नहीं करते, हमें डॉलर में या किसी हॉट करेंसी में पे करना पड़ता है। तो हम ज्यादातर डॉलर में ही पे करते हैं। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि जो एप्पल वो बिजनेस के मैन क्या करता है, एप्पल का पहले जो आईफोन 11 था, वो आईफोन 11 पहले वह क्योंकि भारत में क्या है कि जो डॉलर है वो मजबूत हो चुकी है, तो वो अब आईफोन 11 पहले केवल $110 का खरीदता था। लेकिन अब चूंकि भारत में जो डॉलर है वह मजबूत हो चुकी है, तो ऐसे केस में क्या होगा, चलिए समस्या देख लेते हैं। आखिर जब डॉलर मजबूत होता है तो क्या क्या समस्याएं आती हैं वो हम लोग देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले ये समझ लीजिए कि चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लिया जाए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, कोई ए व्यक्ति है, यह मोबाइल का व्यापार करता है, यह मोबाइल का व्यापार करता है, मतलब यह विदेशों से मोबाइल मंगाता है। कोई व्यक्ति ए है, यह विदेशों से मंगाता है, और चूंकि हम जैसे आपको पहले भी बोले हैं, पहले ये बोले हैं कि अगर विदेश से हम कोई चीज मंगाते हैं, तो हमें रुपए में पे नहीं करना पड़ता है, हमें किसी डॉलर में या किसी हॉट करेंसी जो होते हैं, हॉट करेंसी में पे करना पड़ता है। मतलब वहां पर रुपया नहीं चलता है, रुपया के बदले हॉट करेंसी चलता है, चाहे वो डॉलर हो चाहे युआन हो। 5-6 हॉट करेंसी होते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आखिर कौन कौन से होते हैं। तो डॉलर में हमें पे करना पड़ता है। अब ये डॉलर उसको कहां से मिलेगा, ये डॉलर वो बैंक के पास जाएगा तभी मिलेगा, बैंक में जाता है, पैसे जमा करता है, तब उसे डॉलर मिलता है। तो मतलब मोबाइल है, मान लीजिए विदेश से वो मंगाता है, पहले क्या था, अगर जब डॉलर यहां पर देख लेते हैं, जब डॉलर कमजोर था,
कमजोर था। तो ये जो व्यक्ति है ये क्या करता था, जब बैंक में जाता था, जब डॉलर कमजोर था, ये जब बैंक में जाता था तो उसे एक डॉलर कितने का पड़ता था, उसे 72 रुपए का पड़ता था। मतलब एक डॉलर उसे 72 रुपए का पड़ता था। लेकिन जब डॉलर मजबूत होने की स्थिति में क्या हुआ, उसे अब एक डॉलर कितने का पड़ रहा है, 85 रुपए का पड़ रहा है। अब उसे एक डॉलर 85 रुपए का पड़ रहा है। तो जो ये व्यक्ति था वो जो मोबाइल आयात करता था, मतलब विदेशों से मंगाता था, वह क्या करता था, पहले जो एक मोबाइल मान लीजिए जो मोबाइल की कीमत है, एक मोबाइल की कीमत सपोज दैट एक डॉलर था, मतलब कितने रुपए का, 72 रुपए का था। लेकिन डॉलर मजबूत होने की स्थिति में क्या हुआ कि वही मोबाइल कितने का पड़ रहा है, वही मोबाइल अब 85 रुपए का पड़ रहा है। वही मोबाइल अब 85 रुपए का पड़ रहा है। मतलब क्या हुआ, ये जो व्यक्ति है इसे आयात, अब क्या हुआ, आयात इसका महंगा हो गया। मतलब मोबाइल जो कंपनी है, जो मोबाइल विदेश से भारत में आती है, तो जो कंपनी है उसे एक डॉलर से मतलब, उसे रुपए से नहीं मतलब कि कितने रुपए है कितने रुपए नहीं है, उसे एक डॉलर से मतलब है। यहाँ पर जो व्यक्ति जो मोबाइल मंगाया था वो क्या किया था कि पहले एक मोबाइल 72 रुपए का पड़ता था, मतलब एक डॉलर का पड़ता था जब वो बैंक जाता था। तो लेकिन अब क्या है, डॉलर मजबूत होने की स्थिति में क्या हुआ कि हमारा रुपया जो है वो कमजोर हो गया, मतलब 85 रुपए हो गया। अब एक डॉलर कितने का पड़ रहा है, 85 रुपए का पड़ रहा है। तो ऐसे केस में क्या हुआ, ऐसे केस में यहाँ पर आप देखेंगे जो आयात है वो आयात महंगा हो गया, आयात महंगा हो गया। अब जो व्यक्ति है, अब व्यक्ति के क्या होगा, जो व्यक्ति है उसके आयात महंगा हो गया। तो ऐसे केस में पहले वो मोबाइल कितने का, मान लीजिए वो पहले मोबाइल जब डॉलर कमजोर था तो वो एक मोबाइल बेचता था, एक मोबाइल मतलब उसे एक डॉलर का पड़ता था। तो भारत में एक डॉलर 72 रुपए का पड़ता था। तो मतलब उसका पूरा खर्च वगैरह लेकर क्या करता था, वो यही एक मोबाइल 2 डॉलर में बेच देता था, 2 डॉलर में बेच देता था। लेकिन अब चूंकि डॉलर मजबूत हो गया है, अब एक डॉलर कितने का पड़ रहा है, अब एक डॉलर 85 रुपए का पड़ रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, चूंकि आयात उसका महंगा हो गया, उसको एक डॉलर की जगह 2 डॉलर देना पड़ रहा है। तो ऐसे केस में अब आप देखेंगे क्या होगा कि यही जो मोबाइल है, यही भारत में अब वो व्यक्ति कितने का बेचेगा, वही व्यक्ति अब यही मोबाइल 4 डॉलर का बेचेगा, क्योंकि जो आयात उसका था वह महंगा हो गया है। तो हम देखते हैं कि जो आयात होता है, अगर डॉलर मजबूत होता है तो जो आयात होता है, जब हम विदेशों से कोई चीज मंगाते हैं तो वह महंगा हो जाता है। क्यों महंगा हो जाता है, क्योंकि हमारी जो रुपए हैं वह कमजोर हो जाती हैं। जब रुपए कमजोर हो जाती है तो डॉलर की जो मूल्य है वह बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं दूसरा चीज कि इसमें और क्या समस्या आती है। इसमें और समस्या ये आती है कि एक समस्या और इसमें देख लेते हैं, अगले पेज पर ही देख लेते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। उसी पेज पर चलते देख लेते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति क्या बोलते हैं हम लोग, जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें क्या बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला था आपको, एक मोबाइल पहले एक डॉलर 72 रुपये का जब पड़ता था तो वो 2 डॉलर का बेचता था, मतलब अपना सब कुछ खर्च वगैरह लेके वो 2 डॉलर का बेचता था। लेकिन अब चूंकि जो हमारा रुपया है वह कमजोर हो गया है, अब 85 रुपये का 1 डॉलर मिल रहा है। मतलब बैंक को जब जा रहा है तो बैंक उसे 1 डॉलर के बदले 85 रुपये उससे ले रहे हैं। तो अब वही मोबाइल मार्केट में वो 4 डॉलर का बेच रहा है। तो पहले कितना, 2 डॉलर का वो मोबाइल आईफोन 11 मिल जाता था, लेकिन अब क्या है कि वही आईफोन 11 4 डॉलर का मिल रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, महंगाई उत्पन्न हो गई ना। इसी महंगाई को क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति का बढ़ना। मतलब यहाँ पर मुद्रास्फीति बढ़ गई।
तो यह दूसरी समस्या हो गई कि जब डॉलर मजबूत होता है तो जो आयात होता है वह महंगा हो जाता है। जब आयात महंगा होगा तो जो महंगाई है, जो मुद्रास्फीति है, वह भी बढ़ जाएगी। इसके साथ एक और प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वह प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर देख लेते हैं, नहीं तो अगले पेज में देख लेते हैं। यहाँ पर जगह तो नहीं मिल रहा है, अगले पेज में देख लेते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, वह अमेरिका का निवासी है, अमेरिका का निवासी है। मान लीजिए अमेरिका का निवासी है और यह क्या है, मान लीजिए कोई एप्पल कंपनी, एप्पल है, मान लीजिए एप्पल कंपनी है, उसका यह क्या है, सीईओ है, उसका यह क्या है, सीईओ है। तो अब चूंकि जैसा कि पिछले स्क्रीन में हमने आपको दिखाया था कि एक डॉलर एक डॉलर एक डॉलर महंगा होने के कारण कितने का मिल रहा है, 85 रुपए का एक डॉलर पड़ रहा है। तो एप्पल का सीईओ है, अब क्या करेगा वह कि चूंकि जब निवेश लाया जाता है, जब निवेश किया जाता है भारत के बाजार में, तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो डॉलर, तो भारत में डॉलर नहीं चलती, भारत में रुपया चलता है। तो वह क्या करेगा कि मान लीजिए एक डॉलर, अब उसे एक डॉलर के बदले अब उसे कितने मिल रहे हैं, 85 रुपए मिल रहे हैं। मतलब पहले वो क्या करता था कि मान लीजिए जब पहले 72 रुपए था, 72 रुपए था एक डॉलर का कीमत, एक डॉलर का कीमत जब 72 रुपए था, तो वह क्या करता था कि इस 72 रुपए में वह अपने कर्मचारियों का वेतन दे देता था, वेतन दे देता था, प्लस कुछ मोबाइल्स बना देता था, कुछ मोबाइल बना देता था जब एक डॉलर का कीमत 72 रुपए था। अब चूंकि एक डॉलर का कीमत यही कितना हो गया, 85 रुपए हो गया, 85 रुपए हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, वह वेतन तो दे ही लेगा, वेतन तो दे ही लेगा, प्लस जैसे मान लो पहले कुछ मोबाइल केवल 2 मोबाइल बना पाता था, मतलब 72 रुपए में इन सबको लेकर, लेकिन अब क्या है, वो 4 मोबाइल बना ले रहा है, अब वह 4 मोबाइल बना ले रहा है। मतलब चूंकि जो भारत में क्या चलता है, भारत में रुपया चलेगा, डॉलर तो चलेगा नहीं। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो भारत के जो वहां पर कर्मचारी होंगे वो किस फॉर्म में पैसे लेंगे, वो रुपए के फॉर्म में पैसे लेंगे। रुपया चूंकि यहाँ पर ज्यादा उन्हें मिल रहा है, क्योंकि जो रुपया हमारा है वो डॉलर के बदले कमजोर हो चुका है। तो यहाँ पर जो कंपनी है उसको फायदा हो गया, वो क्या किए, पहले वही एक डॉलर से वो वेतन प्लस 2 मोबाइल बनाती थी, अब वही एक डॉलर से वह वेतन भी दे रही है, प्लस 4 मोबाइल भी बना दे रही है। तो इस तरह हम देखते हैं जो निवेश होता है, विदेशी निवेश, जो विदेशी निवेश होते हैं, विदेशी निवेश बढ़ता है, बढ़ता है। तो इस तरह हम देखेंगे जो हमारा ये क्या है, हमारा फायदा हुआ है। मतलब अगर डॉलर बढ़ता है, अगर अगर डॉलर बढ़ेगा, अगर डॉलर बढ़ेगा तो हमें ये फायदा होगा, हमें ये फायदा होगा। फायदा क्या होगा कि जो विदेशी निवेश होगा, विदेशी निवेश बढ़ेगा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अच्छा, डॉलर के फायदा का, जब डॉलर मजबूत होता है उसके फायदा जो भी होते हैं, तो जो पहला हमने आपको बताया था कि विदेशी निवेश बढ़ेगा, उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जब डॉलर मजबूत होता है तो हमने देखा था कि अभी 2 समस्याएं भी होती हैं। पहला समस्या ये होता है कि आयात मजबूत होता है, आयात महंगा होता है, दूसरा मुद्रास्फीति बढ़ती है। तीसरी चीज एक और इसमें है, तीसरी चीज कि जो हमारा बाह्य ऋण होता है, बाह्य ऋण वो भी महंगा हो जाता है, महंगा हो जाता है। अब ये कैसे होता है कि मान लीजिए हम क्या किए,
कि आईएमएफ से 2016 में $3 का ऋण लिए, $3 का ऋण लिए, और $1 कितने का पड़ता था? $1 पर 72 रुपए का पड़ता था। तो $3 कितने का पड़ गया? 216 रुपए का पड़ गया। प्लस इसमें आईएमएफ को हमें ब्याज भी देना पड़ता था। ब्याज कितना देना पड़ता था? मान लीजिए यहाँ पर 216 रुपया, मान लीजिए यहाँ पर हमें आईएमएफ को 10% का ब्याज देना पड़ता था। तो इसके हिसाब से देखें कि मान लीजिए एक महीने का ब्याज वो 10% जोड़ता था आईएमएफ, मतलब 10% पर वह $3 ऋण दिया था हमें। $1 का कीमत उस समय कितना था? 72 रुपए था। तो 216 रुपया टोटल हुआ था, जिसमें से 10% वो ब्याज जोड़ता था। तो मंथली मान लीजिए देता था, तो कितना हुआ? 216 प्लस 21 रुपया समथिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे 216, 26, 36, 237 रुपया कुछ पैसे हुआ। यहाँ पर हम लोग देखें, अब यहाँ पर एक चीज और देखें कि क्या हुआ, अब $1 कितने का हो गया? 85 रुपए का हो गया। क्योंकि डॉलर मजबूत हुआ, हमारा पैसा कमजोर हुआ। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब हमें, क्योंकि हम कितना लिए थे? बस मात्र यहाँ पर 3 ऋण लिए थे, क्योंकि जब हम आईएमएफ से ऋण लिए थे तो $3 का ऋण लिए थे, हमने पैसे रुपए में नहीं ऋण लिया था। हमें $3 ही चुकाना पड़ेगा, और 10% के ब्याज के साथ। तो अब कितना हुआ? $3 कितना हो गया? ये 255 रुपये हो गया। 255 रुपया प्लस अगर हम 10% का इसका वो देखें तो ये कितना हो जाएगा? 255 प्लस 25 रुपये .5। अगर इसको देखें कितना हो जाएगा? 255, 10 65, 10 75, 5 80, 280.5। तो आप देख सकते हैं कि अगर डॉलर के मजबूत होने से क्या क्या नुकसान होता है यहाँ पर, कि पहले हम जब $3 का ऋण लिए थे 10% के हिसाब से, तो हमें जब पे करना था तो 237 रुपया पे करना था। लेकिन अब चूंकि डॉलर मजबूत हो गया है, 85 रुपये हो गए हैं $1 के, तो उसके कीमत पर क्या हुआ? 255 रुपया उसका, यहाँ पर 255 रुपया उसका मूलधन हुआ 10% के हिसाब से। अब तो यहाँ पर कितना हो गया? 280 रुपये .5%। मतलब हम कुछ किए भी नहीं, हम केवल ऋण लिए थे। हम केवल यहाँ पर ऋण लिए थे। और जैसे ही डॉलर मजबूत हुआ, क्या हुआ? यहाँ पर हमारा जो ऋण था वह अपने आप बढ़ गया। मतलब यहाँ पर कुछ करना भी ना पड़ा और अपने आप वो ऋण बढ़ गया। तो यहाँ पर यह भी एक समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे कुछ फायदे भी होते हैं, तो वो फायदा हम लोग देख लेते हैं। पहला फायदा ये होता है कि जो निर्यात होता है वह सस्ता हो जाता है। निर्यात सस्ता हो जाता है। अब निर्यात कैसे सस्ता होता है ये भी हम लोग देख लें, कि जैसे होता ये था कि मान लीजिए अमेरिका को हमें कपास देना है। तो ऐसे केस में क्या होगा? अब चूंकि जब हम डॉलर में किसी चीज को ले रहे हैं और दे रहे हैं, तो हम जब किसी को देंगे भी तो हम डॉलर में ही देंगे। जब किसी को हम देंगे भी तो हम डॉलर में ही उसका भुगतान लेंगे ना। तो ऐसे केस में क्या होगा? अमेरिका को हमें कपास देना है। अब हुआ ये कि जो कपास था, जब डॉलर मजबूत नहीं था, जो कपास था वह कितने का पड़ रहा था? 72 रुपए का पड़ रहा था, जब डॉलर मजबूत नहीं था। लेकिन अब कपास वही कितने का पड़ रहा है? 85 रुपए का पड़ रहा है। अब वही कपास 85 रुपए का पड़ रहा है। तो मतलब जैसे पहले 72 का $1 होता था, लेकिन अब 85 रुपए का $1 हो रहा है। तो जब हमसे कपास अमेरिका ले रहा है, तो ऐसे केस में पहले वो कितना देता था हमें? पहले वो $1 देता था। जब हम इसे बैंक में लेकर जाते थे तो हमें 72 रुपये मिलता था। लेकिन अब
अब भी क्या है कि वह $1 ही दे रहा है, लेकिन अब हमें क्या मिल रहा है, 85 रुपए मिल रहा है। अब हमें उसी $1 का जब हम बैंक में इसको कन्वर्ट कराने जा रहे हैं तो 85 रुपए का मतलब 85 रुपये मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा निर्यात होता है वह निर्यात सस्ता हो जाता है। डॉलर मजबूत होने से पहले हम लोग देखे थे कि जो जो कपास था, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, पहले $1 कितने का पड़ता था, 72 रुपए का पड़ता था, लेकिन अब $1 कितने का पड़ रहा है, वह 85 रुपए का पड़ रहा है। जो कपास था वह कपास 72 रुपए का मान लीजिए 2 केजी पड़ जाता था, मतलब 2 केजी पड़ जाता था। लेकिन अब क्या है कि चूंकि कपास जो भारतीय मार्केट में जब हम खरीदेंगे तो वह केजी के हिसाब से जाएगा। तो ऐसे में क्या है, अब मान लीजिए 2 केजी पड़ जाता था 72 रुपए में, लेकिन अब क्या है, यहाँ पर 85 रुपए में 2.5 केजी पड़ जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि हमें कपास निर्यात करना है, मतलब किसी देश को देना है। वह पहले क्या करता था, वह अमेरिका का जो व्यक्ति था वह एक ही डॉलर में 2 केजी पाता था जब डॉलर का रेट स्थिर बना था। लेकिन अब क्या है कि वह एक ही डॉलर में 2.5 केजी पा जा रहा है। मतलब जो डॉलर था उसका मूल्य बढ़ गया और जो भारतीय मुद्रा थी उसके मूल्य में कमी आ गई थी, जिसके कारण अब वही कपास वह $1 में 2.5 केजी पा जा रहा है। तो यह एक होता है जो फायदा होता है, निर्यात इससे सस्ता हो जाता है। यहाँ पर 2.5 केजी की बात नहीं है, यहाँ पर बात ये होती है कि किसी देश का निर्यात कितना ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, उससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था काफी मजबूत होती जाती है। तो 2.5 केजी यहाँ पर हो जा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और होती है कि जब निर्यात बढ़ता है तो ऐसे केस में क्या होगा कि जब निर्यात सस्ता होता है तो हमारा निर्यात बढ़ जाता है, निर्यात बढ़ जाता है। अब ऐसे केस में क्या होगा, आप देखेंगे कि पहले 72 रुपए का 2 केजी बिकता था, 2 केजी $1 में बिकता था। तो अब क्या हो रहा है कि उसको पता, उस अमेरिका का जो नागरिक है, जो कंपनी वाला है, उसको ये पता चला कि अब $1 में 2.5 केजी मिल जा रहा है। और उसे ये पता किया कि जब हम दूसरे देश से कपास खरीदते हैं तो वहाँ हमें $1 में अभी भी 2 केजी ही मिल रहा है। तो अब ऐसे केस में क्या करेगा, अब वो $10 का ऑर्डर कर देगा, मतलब $10 का ऑर्डर कर देगा 22.5 केजी। यहाँ पर वह $10 का ऑर्डर कर देगा 22.5 केजी। जब वो $10 का ऑर्डर करेगा तो अब उसे कितना पड़ेगा, अब उसे 25 केजी मिल रहा है। मतलब पहले उसके लिए यह महंगा पड़ता था, अदर देशों की तुलना में 2 केजी उसे $1 में पड़ता था। लेकिन जैसे ही उसका डॉलर मजबूत हुआ, हमारी जो करेंसी वो कमजोर हुई, तो वही जो कपास है 2.5 केजी अब $1 में पड़ रहा है। तो ऐसे केस में ये क्या करेगा, जो अमेरिका की वो कंपनी वाली क्या करेगी, वो इस स्थिति का, भारत के इस स्थिति का ज़्यादा से ज़्यादा वह उपयोग करना चाहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में क्या करेगी, अब वो कि पहले $1 का ऑर्डर करती थी, अब क्या करेगी, वह यहाँ पर $10 का ऑर्डर कर देगी। $10 का ऑर्डर करेगी तो यहाँ पर कितना, 25 केजी का भारत से निर्यात बढ़ेगा। मतलब पहले हम केवल 2 केजी का निर्यात करते थे, लेकिन जैसे ही डॉलर मजबूत हुआ अब हम लोग 25 केजी तक का निर्यात करने लगे। तो यही इसीलिए बोला जाता है कि अगर डॉलर मजबूत हो तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमारा जो निर्यात होता है, निर्यात बढ़ जाता है। और जो निर्यात होता है वह सस्ता हो जाता है। तथा जो तीसरा हम लोग देखे थे, जो विदेशी निवेश होता है, विदेशी निवेश वह भी बढ़ जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो समस्या क्या उत्पन्न हो सकती है, दूसरा हम लोग देखें फायदा क्या होता है। अब हम लोग तीसरा इसके समाधान पर चलते हैं कि आखिर समाधान क्या क्या हो सकती है।
समाधान क्या क्या हो सकता है। तो इसके समाधान के लिए आरबीआई कुछ कदम उठाती है। आरबीआई कुछ कदम उठाती है, कुछ कदम उठाती है। वह कौन कौन से कदम है वो हम, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब उसे कितना मिल रहा है, 1050 रुपये, मतलब 1050 रुपये पर मंथ मिल रहा है, पर मंथ मिल रहा है। जबकि पहले कितना मिलता था, 103 रुपये पर मंथ मिलता था। अगर मान लीजिए यह 1000 ही डॉलर अगर जमा किया है तो भी यहाँ पर कितना होगा, 1030 रुपये होगा, 1030 डॉलर होगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि 1050 डॉलर पर मंथ मिल रहा है। अब मान लीजिए, अब ऐसे केस में अगर जल्दी से जल्दी जो बैंक है, अगर बैंकों ने इन ब्याज को कम नहीं किया, इन ब्याज को कम नहीं किया, तो ऐसे केस में क्या होगा। चूंकि हमने यह उपाय क्यों लाया था, हम ये उपाय इसलिए लाए थे कि हमारे देश में डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा आए। लेकिन एक समय बाद अगर हम इसको जल्दी से जल्दी इस ब्याज दर को कम नहीं किए तो एक समय बाद क्या होगा कि हमारे देश से यही डॉलर आने की बजाय बहुत तेज जाने लगेगा, बहुत तेज जाने लगेगा, बहुत तेज जाने लगेगा। क्योंकि मान लीजिए उन्होंने क्या किया, अभी ये जमा किया, इतना उनको पर मंथ मिल रहा है। अब मान लीजिए अगर हम 5 महीने तक यही कानून बनाए रहे, यही नियम लागू किए रहे हैं, तो उन्हें 5 महीने तक इसी हिसाब से पैसे मिलते रहेंगे। अब चूंकि हमें डॉलर लाना था, तो जब वो वापस लेंगे तो इनको इसमें 5 का गुणा कर दीजिए, तो उतना डॉलर भारत से वापस जाएगा, उतना डॉलर भारत से वापस जाएगा। मतलब जितने ज़्यादा समय तक हम ये नियम बनाए रहेंगे उतना ही हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसीलिए बोला जाता है कि जब एनआरआई के ब्याज दर को किसी कारणवश बढ़ाया जाता है तो यह कोशिश की जाती है कि उस ब्याज दर को जल्द से जल्द कम किया जाए। तो इस तरह हम देखते हैं कि यह एक समाधान ये भी होता है, लेकिन इसके साथ समस्या भी उत्पन्न होती है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं इसमें। अब तीसरा देखते हैं कि विदेशी निवेश से संबंधित नियमों को सफल बनाया जाएगा, सफल या सरल बनाने की कोशिश की जाएगी, बनाने की कोशिश की जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप ये देखें कि मान लीजिए कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी ए है, यह भारत में व्यापार करने के उद्देश्य हेतु भारत में निवेश करना चाहती है, भारत में निवेश करना चाहती है। तो निवेश किस माध्यम में करेगी, निवेश वह डॉलर के माध्यम में ही करेगी। जब वह अपने यहाँ से पैसे लाएगी तो वह डॉलर के माध्यम में ही लाएगी, फिर यहाँ के बैंकों द्वारा उसे कन्वर्ट करके वह रुपयों के तौर पर अपने कर्मचारियों को जो वेतन वगैरह होता है वह देती है। मतलब वो डॉलर के रूप में पैसे लाती है अपने यहाँ से, लेकिन भारत में आने के बाद उसे उस डॉलर को एक्सचेंज कर रुपए के फॉर्म में लाना पड़ता है। तो भारत में निवेश करना चाहती है व्यापार करने हेतु, लेकिन वह जैसे ही निवेश करने आई तो उसको ये पता चला कि भारत में अगर मान लीजिए किसी जगह वह कंपनी अपना स्थापित करना चाहिए, तो उसे यह पता चला कि जो भारत में निवेश है, जो निवेश का नियम है वह काफ़ी जटिल है। उसे यह पता चला कि उसे पहले यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से बात करना पड़ेगा, यहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात करना पड़ेगा, फिर यहाँ के जो डीएम हो गए उनसे बात करना पड़ेगा, फिर यहाँ के जो छोटे लेवल के एसडीएम हो गए उनसे बात करना पड़ेगा, फिर मान लीजिए प्रधान से बात करना पड़ेगा, मान लीजिए फिर यहाँ के गुंडे वगैरह को यहाँ पर फिर महंगाई वगैरह सब रंगदारी वगैरह देना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, उसके सामने इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न होगी,
जब इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न होगी तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उसे इतने सारे लोगों से बात करना पड़े। इसीलिए भारत में सिंगल विंडो का इसीलिए ऑप्शन लाया गया था, क्योंकि भारत में जो विदेशी निवेश था वो काफ़ी प्रभावित होता था। जब विदेशी कंपनियां भारत में आती थी तो पहले उन्हें पीएम, सीएम, डीएम, एसडीएम, ये वो न जाने कितने लोगों से उनसे मतलब कि परमिशन लेना पड़ता था निवेश करने के लिए। हालांकि अब ऐसा नहीं है, अब उन्हें सिंगल विंडो के तहत ही उन्हें निवेश करने के लिए परमिशन मिल जा रही है। तो भारत में निवेश करना चाहती थी तो इन्हें इतने लोगों से मतलब कि कांटेक्ट या परमिशन लेना पड़ता था। तो अगर मान लीजिए भारत में अगर विदेशी निवेश लाना है या फिर डॉलर लाना है तो ये क्या करेंगे, यह जो विदेशी निवेश से संबंधित ये जो इकाइयां हैं, यह जो इतने लोगों से परमिशन लेना पड़ता था, इन लोगों को अब वह एक निकाय, एक ऐसा निकाय हो जिसकी स्थापना करेगी। स्थापना से क्या करेगी, फिर ये जो ए है वह इन लोगों के पास न जाकर बस केवल इसी एक के पास जाएगी और इससे परमिशन ले लेगी। जब इससे परमिशन ले लेगी तो ऐसे में क्या होगा, उस कंपनी के लिए यह बेनिफिट हो जाएगा कि उसे इतने लोगों से परमिशन नहीं लेना पड़ा, बस एक चीज से परमिशन लेना पड़ा और जो नियम थे वह सरल बन गए हैं, जिसके कारण अब क्या होगा कि जो विदेशी निवेश होगा वह ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। अब चूंकि जैसा मैंने पहले ही बोला कि विदेशी निवेश जब आता है, जब भारत में कोई कंपनी आती है तो वो जब अपने पैसे लेकर आती है तो डॉलर के फॉर्म में लेकर आती है या किसी विदेशी मुद्रा के फॉर्म में लेकर आती है। वो यहाँ पर जब कर्मचारी वगैरह को पैसे देना पड़ता है तो वह बैंकों से एक्सचेंज कराकर वो भारतीय रुपए के तौर पर वह अपने कर्मचारियों को पैसे देती है। ऐसे में क्या होगा, जो डॉलर आता है वो भारत में और तेजी से आता है। तो इस तरह हम देखें कि उसका समाधान ये भी है। उसका समाधान एक और है, वो ये है कि गैर अनिवार्य वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा सकती है। सॉरी, प्रतिबंध तो नहीं लगा सकती है, गतिरोध लगा सकती है। प्रतिबंध क्यों नहीं लगा सकती है, क्योंकि हम लोग WTO के अंतर्गत बंधे हुए हैं। तो गैर अनिवार्य वस्तुओं के आयात पर गतिरोध लगा सकती है। अब ये गतिरोध कैसे लगा सकती है, मान लीजिए भारत में जूता है, मान लीजिए जूता भारत में है। अब जूता जो है भारत में भी बन रहा है, लेकिन अमेरिका में एक कंपनी है नाइकी, आप लोग नाइकी सुने होंगे। इसका जूता काफी महंगा होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जूते चूंकि भारत में भी बन रहे हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रांडेड लेना चाहते हैं तो नाइकी वगैरह के शोरूम में जाते हैं। जब नाइकी वगैरह के शोरूम में जाते हैं तो उनका जूता जो होता है काफी महंगा होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अब भारत सरकार क्या करेगी कि नाइकी के जो जूते आ रहे हैं उस पर आयात शुल्क बढ़ा देगी। जैसे ही आयात शुल्क बढ़ाएगी तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो नाइकी के जूते पहले 100 रुपए का मिलते थे, अब वही नाइकी के जूते 180 रुपए के मिलने लगेंगे। आयात शुल्क में कैसे बढ़ा जाता है आयात शुल्क, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वही जूते अब 180 रुपए के मिलेंगे। तो अब कस्टमर क्या करेगा, अब नाइकी ना लेने की बजाय वह भारतीय कंपनी की तरफ रुख करेगा, कंपनी की तरफ रुख करेगा। इसके पीछे एक कारण यही था कि जो नाइकी का ये शूज था, जब नाइकी का शूज हम लोग लेते थे तो हम लोग यहाँ पर क्या मान लीजिए 180, यहाँ पर मान लीजिए 100 रुपये अदा करते थे, मतलब 100 रुपये देते थे। अब ये 100 रुपये नाइकी के पास जाता था। अब नाइकी के पास जाने के बाद यह 100 रुपये क्या होता था, जो नाइकी की कंपनी, जो बाहरी कंपनी है,
वह इसी पैसे को बैंकों से क्या करती थी, बैंकों से डॉलर खरीद लेती थी। डॉलर खरीद कर वही डॉलर कहाँ जाता था, जो कंपनी जहां की बनी हुई है उस देश में यह डॉलर जाता था। मतलब हमारे देश में पहली बात, एक तो डॉलर का मजबूत होने का कारण क्या था, डॉलर की कमी होने था। तो हमारे देश में पहली बात अभी डॉलर की कमी हो रही है, ऊपर से हम नाइकी का शूज पहन रहे हैं, तो इसीलिए आरबीआई उस भारत सरकार क्या करेगी कि आयात शुल्क बढ़ा देगी। जब आयात शुल्क बढ़ाएगी तो नाइकी का जूता हम लोग कम खरीदेंगे, जब नाइकी का जूता कम खरीदेंगे तो उसकी बिक्री कम होगा, जब उसका बिक्री कम होगा तो जो डॉलर है, भारत से जो डॉलर वहाँ जाएगी वो भी कम मात्रा में जाएगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसीलिए जो गैर अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं के आयात पर गतिरोध लगाया जा सकता है। तो इस तरह हम देखें। अब हम लोग अगले टॉपिक पर इसके चलते हैं कि डॉलर के कमजोर होने पर समस्या, फायदा तथा इसका समाधान। जस्ट उसका अपोजिट है। इसमें क्या होगा, जो फायदा में क्या होगा कि जो आयात होगा वह सस्ता हो जाएगा। अब कैसे सस्ता होगा, ये सारी चीज़ें जब उससे आप कंपेयर करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे तो आपको इसको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ये केवल आप समझ से ही आप बता सकते हैं कि आयात कैसे सस्ता हो जाएगा। आयात सस्ता होगा, जो मुद्रास्फीति होगी, मुद्रास्फीति घटेगी, और जो बाह्य ऋण वो भी सस्ता हो जाएगा। नुकसान क्या होगा, कि हमारा जो निर्यात है वह निर्यात महंगा हो जाएगा, और जो विदेशी निवेश बढ़ेगा। तो इस तरह हम देखते हैं फायदा और नुकसान। इसका हम लोग जो समाधान है, समाधान को देख लेते हैं। समाधान आखिर आरबीआई क्या कर सकती है। अगर मान लीजिए जब डॉलर, पहली बात तो डॉलर कमजोर कैसे होगा, इसके पीछे क्या कारण है, फिर से वही कि डॉलर की जो डिमांड हो रही है, 10 की, और जो डॉलर की सप्लाई हो रही है, वह $15 की हो जा रही है। मतलब डिमांड है 10 और सप्लाई है 15 की। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो डॉलर है वह क्या होगा कि उसका जो मूल्य है, डॉलर का मूल्य है, वह अपने आप नीचे चला आएगा। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, 10 की डिमांड हो रही है और सप्लाई हो रही है 15 की, तो इसीलिए डॉलर कमजोर हो जाता है। अब क्या होगा कि आरबीआई समाधान कैसे करेगी। इसके लिए आरबीआई समाधान कैसे करेगी वो हम लोग देख लेते हैं कि जो अर्थव्यवस्था से जो अतिरिक्त डॉलर मतलब 10 की डिमांड हो रही है, 15 की सप्लाई हो रही है, तो यहां से जो $5 है, उस $5 को अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त डॉलर को सोख लेगी। सोखने का मतलब उसे खरीद लेगी। अब ऐसे केस में क्या होगा कि आप देखेंगे कि जब आरबीआई अर्थव्यवस्था से डॉलर को खरीदेगी, तो ऐसे केस में क्या होगा कि डॉलर के बदले उसे रुपया देना पड़ेगा। जब रुपया देगी तो यही रुपया कहाँ जाएगा, अर्थव्यवस्था में जाता है। क्योंकि पहले डॉलर था, अब डॉलर को आरबीआई ने क्या किया, खरीद लिया। लेकिन कैसे खरीदी, उसने पैसे से खरीदा।
मतलब पैसे देकर खरीदा तो अर्थव्यवस्था में वही पैसा फिर से प्रवाहित होने लगा। तो अब ऐसे क्या में होगा कि जब अर्थव्यवस्था में वही पैसा प्रवाहित होने लगा कि आप देखेंगे जो मुद्रास्फीति रहेगी, जो मुद्रास्फीति रहती है वह बढ़ जाएगी। जब यह मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी तो इस मुद्रास्फीति को रोकने के लिए, यहाँ पर नहीं देख लेते हैं, हाँ, इस मुद्रास्फीति को रोकने के लिए, इस मुद्रास्फीति को रोकने के लिए क्या करेगी कि आरबीआई अब यहाँ पर क्या करेगी, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब यह क्या होता है, मैं अभी कुछ समय पहले इसके बारे में बताया था, इसी वीडियो में मैंने नहीं, इस वीडियो में नहीं, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि यह मौद्रिक नीति का एक उपकरण है। इसके अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियां जारी होती हैं, सरकारी प्रतिभूतियां जारी होती हैं। अब चूंकि जो आरबीआई है वो डॉलर कहाँ से खरीदेगी, बैंकों से खरीदेगी, तो बैंकों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा आएगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा आएगा तो फिर उससे क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। अब ऐसे में क्या होगा, उस मुद्रास्फीति को रोकने के लिए आरबीआई क्या करेगी कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम लाएगी, जिसके तहत सरकारी प्रतिभूतियां जारी करेगी। अब वो सरकारी प्रतिभूतियां किसको देगी, बैंकों को देगी। तो बैंकों के पास जो अतिरिक्त राशि आई है, जो आरबीआई ने जो डॉलर खरीद के उनको राशि दिया था, अब वह राशि आरबीआई क्या करेगी, सरकारी प्रतिभूतियों के जरिए अपने पास वह राशि रख लेगी। तो इस तरह ऐसे उपाय से क्या होगा कि मुद्रास्फीति भी नहीं बढ़ेगी। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम इसीलिए ही लाया गया था। आरबीआई का ये जो स्कीम है, या फिर आरबीआई का जो ये प्रोसेस होता है, जो डॉलर सोखने का प्रोसेस है, इसे हम लोग आर्टिफिशियल स्टेबलाइजेशन करते हैं। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कृत्रिम निष्फलीकरण। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम निष्फलीकरण। अब ये तो हो गया कि डॉलर मजबूत होता है तो क्या होता है, डॉलर कमजोर होता है तो क्या होता है। लेकिन अब इसके लिए भी कुछ उपकरण होते हैं। वो उपकरण क्या क्या होते हैं उसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देख लेते हैं, विनिमय दर को लागू करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण उपकरण। तो 3 महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं। पहला जो होता है फ्री फ्लोट सिस्टम होता है, फ्री फ्लोट सिस्टम, या इसे ही हम लोग बोलते हैं क्लीन फ्लोट सिस्टम। इसको हिंदी में बोला जाता है स्वतंत्र प्रवाह प्रणाली। और जो दूसरा होता है वह होता है डर्टी फ्लोट सिस्टम, या मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं प्रबंधित प्रवाह प्रणाली। तीसरा होता है पैक्ट सिस्टम। तो कोई भी देश जब विनिमय दर का निर्धारण करती है तो इन्हीं 3 उपकरण का प्रयोग करती है, जिसमें से भारत क्या करता है, भारत
भारत में प्रयोग, भारत डर्टी फ्लोट सिस्टम या मैनेज फ्लोट सिस्टम का प्रयोग करता है। इसका क्या करते हैं, यह ज़्यादातर विकसित देश करते हैं, जो विकसित देश होते हैं वो करते हैं। इसका क्या करता है, यह चाइना करता है, यह चाइना में इसका प्रयोग होता है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार ये कि फ्री फ्लोट सिस्टम क्या होता है, क्लीन फ्लोट सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखें कि फ्री फ्लोट सिस्टम क्या होता है, तो जो विनिमय दर होता है, जो केंद्रीय बैंक होती है, किसी भी देश की जो केंद्रीय बैंक होती है, वह विनिमय दर को बाजारी ताकतों पर छोड़ देती है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि डॉलर के बदले रुपया, मान लीजिए अगर भारत में, सपोज दैट भारत यही एक ऐसा देश है कि जहाँ पर फ्री फ्लोट सिस्टम यूज किया जाता है, सपोज हम बोल रहे हैं यहाँ पर यूज नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भारत की केंद्रीय बैंक आरबीआई है वह इसमें हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेगी। वह क्या करेगी कि जो इसका विनिमय दर है, डॉलर के बदले रुपये का जो विनिमय दर है, उसको पूरी तरह बाजारी ताकतों पर छोड़ देगी। बाजारी ताकत मतलब जहाँ से डॉलर की खरीद बिक्री की जाती है, वहां पर उसको पूरी तरीके से छोड़ देगी, उस पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। विकसित देश यही करते हैं। विकसित देश ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनका जो डॉलर है, डॉलर हो गया या फिर हॉट करेंसी जो होते हैं, हॉट करेंसी क्या होते हैं, वो पूरे जो देश, पूरी दुनिया होती है, दुनिया में मांग बनी रहती है। और वहाँ ये क्या होते हैं, ये विकसित देश होते हैं, इसीलिए पूरी दुनिया में इनकी कंपनियां भी बनी रहती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो और भी विकसित होती जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो पैसे हैं वो पैसे निरंतर कंटिन्यू लगातार आते ही रहते हैं। तो इसीलिए फ्री फ्लोट सिस्टम वो यूज करते हैं। अब दूसरा क्या है कि भारत डर्टी फ्लोट सिस्टम यूज करता है। इसमें क्या होता है, इसमें देखेंगे कि एक परिसीमन लागू होता है, एक परिसीमन लागू होता है। मतलब कि यहाँ पर भी, मतलब यहाँ पर ये हुआ, ये परिसीमन लागू होता है। यहाँ पर आरबीआई क्या करती है, जो केंद्रीय बैंक क्या करती है, वह ये करती है कि यह जो परिसीमन है, मतलब एक लिमिट तय कर देती है, मतलब एक लिमिट तय कर देती है। और आरबीआई यहाँ पर यह बोलती है कि अगर यह डॉलर या मुद्रा, अगर इन दोनों का विनिमय दर ऊपर नीचे हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन जो परिसीमन हमने तय किया है, मतलब इतना होना चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इतना कम से कम होना ही चाहिए, मतलब इसके बीच में ही रहना चाहिए। अगर इन दोनों को उसने क्रॉस किया, तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि आरबीआई हस्तक्षेप कर देती है। मतलब पहले तो वो बाजारी ताकतों पर छोड़ देती है एक परिसीमन लगाकर, फिर अगर उस परिसीमन को क्रॉस किया गया तो वो आरबीआई, उसमें केंद्रीय बैंक जो भारत की है, वह हस्तक्षेप कर देती है। अब पेग सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई देश जो विदेशी मुद्रा होते हैं, विदेशी मुद्रा, इनके बदले अपने घरेलू मुद्रा को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर अपनी घरेलू मुद्रा को निर्धारित कर देती है, अपनी घरेलू मुद्रा को निर्धारित कर देती है। मतलब पेग सिस्टम में चाइना में क्या होता है, चाइना ने अपने जो मुद्रा है, युआन है, उसको निर्धारित कर दिया। हालांकि अब जो चाइना की मुद्रा है युआन, वो भी अब हॉट करेंसी के तौर पर यूज किया जाता है। मतलब सारे देश में जब हम लोग जब आयात करेंगे तो उसे हम चाइना की मुद्रा भी दे सकते हैं। तो विदेशी, ये क्या किया है इसने कि विदेशी मुद्रा को अपने मुद्रा की तुलना में क्या किया, उसका एक जो दर है उसको निर्धारित कर दिया है। मतलब जो विदेशी मुद्रा है
वो कम हो या बेसी हो, या हमारी मुद्रा है जो कम हो या बेसी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो दर निर्धारित की गई है वही दर हमेशा लागू रहेगा। तो इस तरह हम पूरा देखें कि आखिर विनिमय दर को कैसे निर्धारित किया जाता है, उसके उपकरण क्या है। आखिर विनिमय दर के अंतर्गत जब किसी विदेशी मुद्रा का जो किसी विदेशी मुद्रा का जो मूल्य है अगर वो बढ़े तो क्या प्रॉब्लम होती है, अगर वो घटे तो क्या प्रॉब्लम होती है, उसकी सारी समस्याएं देखें, उस सब कुछ देखें। तो चलिए, धन्यवाद। आज हम लोग मौद्रिक नीति पूरी अच्छे तरीके से ख़त्म किए हैं। अब हम लोग अपने अगला टॉपिक बैंकिंग व्यवस्था पर जाएंगे। उसके पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप चैनल को ज्वाइन कर लिए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 1 पेज शॉर्ट नोट है, इसमें पूरी आपकी पूरी जो मौद्रिक नीति है, सारी मौद्रिक नीति इसमें आपको मिल जाएगी। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब आप पीटी देंगे या मेंस देंगे तो आपको पूरा जो पेज है वहाँ पर जो पूरी नोट्स है उसको ना पढ़ना पड़े, केवल यही आप पढ़ लें तो आपकी पूरी सिलेबस, जो पूरी मौद्रिक नीति की सिलेबस, वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आपको इसमें जो मुद्रा स्फीति है वहाँ पर भी ऐसा ही नोट्स मिल गया होगा, वो आप भेज दिए हैं। अब इसको आप किसी दीवार पर अगर आप लगा देंगे, आप चाय भी पीते रहेंगे, जब चाय पीते पीते इस पर एक नज़र डाल लेंगे तो आपको आपके जो दिमाग है उसमें याद आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। मतलब एक रिवीजन करने हमेशा 1 घंटा, अगर जितने भी टॉपिक का आपको शॉर्ट नोट्स दिया जाएगा अगर उस पर 1 घंटा भी लगाएंगे तो आपको दोबारा किसी नोट्स को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसीलिए यह शॉर्ट नोट्स बनाकर आपको दिया जा रहा है।